हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अमन लेक्चरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक होने वाला है क्लास 12th केमिस्ट्री की महत्वपूर्ण टिप्पणी। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे महत्वपूर्ण टिप्पणियों के बारे में, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, यानी कि महत्वपूर्ण टिप्पणी हैं जो कि आपसे 5 नंबर में भी पूछी जाती हैं, 3 नंबर में पूछी जा सकती हैं, अति लघु लघु कैसे भी आपसे पूछी जा सकती हैं। तो आपको वो सारे टॉपिक तैयार करके जानने हैं जो कि आज की इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने लिए हुए हैं। ठीक है, तो फ्रेंड वीडियो पर एंड तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, तभी आपको सारे टॉपिक अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। ठीक है, ये वो वाले टॉपिक हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में लगातार पिछले कई सालों से लगातार रिपीट हो रहे हैं। तो मैंने वही टॉपिक आज की इस वीडियो में लिए हुए हैं। तो टाइम न वेस्ट करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग पहला देख रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण टिप्पणी में सबसे पहला जो टॉपिक है वो है स्कंदन, यानी कि ये जो है टॉपिक ऐसे टॉपिक हैं जो कि आपसे टिप्पणी के रूप में पूछे जाते हैं कि निम्न पर टिप्पणी लिखिए। सब टॉपिक ऐसे होते हैं जो कि आपके नंबर बढ़वाने में भी मदद करते हैं। जैसा कि सबसे पहले आप देख रहे हैं स्कंदन लिखा हुआ। स्कंदन में आप बताएंगे, जब कोलाइडी कणों पर से आवेश को हटा लिया जाए तो ये कोलाइडी कण एक दूसरे से संयुक्त होकर बड़े कण का निर्माण करते हैं, तो इस प्रक्रिया को स्कंदन कहते हैं। यानी कि हमारा कोई कोलाइडी कण है, ठीक है, कोलाइडी कण है, उसको हम लोग आवेश दे रहे हैं, ठीक है। अगर उसमें से हम लोग आवेश को हटा लें तो ये कोलाइडी कण एक दूसरे से संयुक्त होकर, यानी कि एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। जब हम लोग आवेश हटा लेंगे तो जो कोलाइडी कण होते हैं हमारे, वो आपस में एक दूसरे से जुड़ जाएंगे और जुड़ करके क्या होगा, एक बड़े कण का निर्माण कर लेंगे। ठीक है, जब ये एक बड़ा कण बना लेंगे तो इसका मतलब क्या है, तो इसी प्रक्रिया को हम लोग भाई स्कंदन कहते हैं। स्कंदन का मतलब ऐसे भी आप बता सकते हैं, स्कंदन का मतलब क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़े आपस में जब जुड़ जाते हैं और बड़े कण का निर्माण कर लेते हैं तो उसी को हम लोग स्कंदन कहते हैं भाई। ठीक है, तो ये तो हो गया स्कंदन। साथ साथ में नोट भी करते चलिएगा या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणियां हैं। आपके पेपर में 100% ही आएंगी। ठीक है, 100% आप लिख के रख लीजिए। 100% से कम आपसे 100% ये पूछी जाएंगी। ठीक है, किसी कैसे भी करके आपसे पूछे जाए, चाहे वो क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा जाए, चाहे आपसे टिप्पणी के फॉर्म में पूछा जाए, पूछा आपसे जरूर जाएगा। ठीक है, अगला भाई टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेप्टिकरण। डबल टिक भी मैंने इसमें लगा दिया है। पेप्टिकरण भाई क्या होता है, तो इसमें आपको बताना है, जब किसी ताजे बने अवक्षेप में किसी विद्युत अपघट्य या विलायक को मिलाते हैं तो उसकी क्रिया द्वारा अवक्षेपित कण कोलाइडी अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। यानी कि अगर कोई हमारा ताज़ा अवक्षेप बना हुआ है भाई, अगर हम उसमें विद्युत अपघट्य या फिर विलायक को मिला दें तो उसकी जो क्रिया के द्वारा अवक्षेपित कण होंगे वो कोलाइडी अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। स्टेटमेंट के फॉर्म में आप इसको याद रखिएगा, तभी आपको आराम से याद हो पाएगा, आसानी से आप इसको लिख सकते हैं अपने पेपर में। तो इस परिवर्तन को ही हम लोग पेप्टिकरण कहते हैं। और जो पदार्थ मिलाया जाता है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो पदार्थ मिलाया जाता है भाई उसे हम लोग पेप्टिक कारक कहते हैं। ठीक है, जो पदार्थ हम लोग इसमें मिलाते हैं, विद्युत अपघट्य या विलायक को मिलाते हैं, तो उसी को हम लोग पेप्टिक कारक कहते हैं। और जो प्रक्रिया होती है इसमें, जो कोलाइडी अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, तो उनको हम लोग पेप्टिकरण कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में आपसे कई बार ये पूछा जा चुका है। ठीक, अगला भाई टॉपिक हमारा ब्राउनी गति। ब्राउनी गति को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों जिगजैग मोशन। जिगजैग मोशन, जैसा कि आप लोग नाम से समझ रहे होंगे, ब्राउनी गति। तो इसका स्टेटमेंट आप बताएंगे, बहुत ही छोटा सा है। कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कण सदैव टेढ़ी मेढ़ी गति करते रहते हैं, तो इस गति को ही हम लोग क्या कहते हैं, ब्राउनी गति कहते हैं। कोलाइडी जो विलयन होता है उसमें जो कोलाइडी कण होते हैं हमारे, वो हमेशा क्या होता है, टेढ़ी मेढ़ी गति करते रहते हैं, जैसा कि आप लोग इमेज में देख रहे होंगे। ठीक है, इस प्रकार से गति वो लोग करते रहते हैं, तो उसी को हम लोग ब्राउनी गति कहते हैं। सबसे बड़ी बात हम आपको बताते हैं, जो ब्राउनी गति का जो कारण होता है, ये आपसे अति लघु में भी पूछा जाता है और एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है। ज़्यादातर आपसे एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है कि ब्राउनी गति का कारण क्या होता है, तो आप बताएंगे कोलाइडी कणों के बीच टक्कर जो है वो ब्राउनी गति का मुख्य कारण होता है। अगला भाई बन सकता है, ब्राउनी गति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो आप बताएंगे कणों का आकार और विलयन की सांद्रता। यानी कि जो कणों का आकार होता है, जो साइज होता है उस पर भी डिपेंड करता है और विलयन की सांद्रता पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो ब्राउनी गति होती भाई कैसे, जो काले काले डॉट देख रहे हैं ये हमारे क्या है भाई, ये हमारे कोलाइडी कण है। और ये जो लाल से मैंने जो बनाया हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये इस फॉर्म में मूव कर रहे हैं। तो यहाँ से इस पर जा रहा है, फिर इस पर से इस पर आ रहा है, इस पर से इस पर, यानी कि हर प्रकार से वो मूव कर रहे हैं, टेढ़ी मेढ़ी गति कर रहे हैं, तो उसी को हम लोग ब्राउनी गति कहते हैं। इसको भी भाई नोट करके रख लीजिएगा या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, बाद में आपको गैलरी में इसको आप जाके देख सकते हैं, वहाँ से आपने शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की जो भी मैं इंपॉर्टेंट वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं, अगला टॉपिक है हमारा, अगली टिप्पणी जिसको हम लोग कहते हैं स्वर्ण संख्या। स्वर्ण संख्या क्या होता है, तो इसके बारे में आपको बताना है कि स्वर्ण संख्या रच्छी कोलाइड की mg में वह मात्रा है जिसे 10 ml यानी 10 ml गोल्ड सॉल्ट में मिलाने पर 10% सांद्रता वाली 1 ml NaCl
मिलाने पर इनके होने वाले स्कंदन को रोक देती है। स्कंदन में भाई क्या होता है, छोटे छोटे जो कण होते हैं वो आपस में मिलकर एक बड़े कण का निर्माण करते हैं, ठीक है, तो उसी को हम लोग स्कंदन कहते हैं। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है, अगर हम एक इसको डायग्राम के थ्रू बताएं, डायग्राम आपको बनाना रहेगा, ठीक है, डायग्राम आप बनाएंगे तो एग्जामिनर को और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। डायग्राम में हमने क्या है भाई, एक हमने टेस्ट ट्यूब ली हुई है, इसमें हमने Mg रेक्सीक्लोराइड भरा हुआ है, ये जो आप देख रहे हैं डॉटेड, ये Mg रेक्सीक्लोराइड भरा हुआ है। साथ में हमने 10 ml गोल्ड सॉल्ट लिया हुआ है और इसमें 10% 1 ml NaCl डालेंगे। 10% यानी कि 1 ml NaCl डालेंगे तो भाई क्या होगा, जो इनके बीच में स्कंदन हो रहा होगा उसको रोक देगा। 1 ml NaCl डालने पर जो स्वर्ण संख्या में जो रेक्सीक्लोराइड की वह मात्रा है जिसमें हम गोल्ड सॉल्ट मिलाएंगे तो हमें जो सांद्रता हो रही होगी वो NaCl इसको रोक देगा। इसी को हम लोग स्वर्ण संख्या के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, साथ में डायग्राम भी बना दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है आपके पेपर में, ठीक है। अगला दोस्तों टॉपिक है बिंदु दोष। बिंदु दोष क्या है, कभी कभी आपसे पूछा सकता है अति लघु में। अति लघु में पूछा जाएगा, 2 नंबर में क्वेश्चन ये बन सकता है आपसे, तो इसको भी तैयार कर लेना है। इसका मतलब क्या है, ठीक है, तो ये भी आपको तैयार कर लेना है। छोड़ना है मतलब कहने का मतलब क्या है, आपको स्किप कुछ भी क्वेश्चन नहीं करना है, सारे टॉपिक्स आपको पढ़ के जाने हैं, चाहे वो 2 नंबर का क्वेश्चन हो, चाहे वो 5 नंबर का क्वेश्चन हो, कैसा भी हो आपको सारी तैयारी करके जानी है, क्योंकि पूछा भाई सब कुछ आपसे जाता है, सिलेबस में आपसे कुछ भी छोड़ा नहीं जाता है, ठीक है। क्योंकि टारगेट भाई हम लोगों ने कितना रखा है, 95+ का टारगेट रखा है, तो 95+ टारगेट रखने से नहीं होता है। इसका मतलब क्या, आपको सारे छोटे बड़े क्वेश्चन साथ में लेके चलने हैं, तभी आप इसको आराम से अचीव कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बिंदु दोष की जो परिभाषा वो क्या कह रही है दोस्तों, कह रहा है कि किसी क्रिस्टल में अवयवी कणों की आदर्श व्यवस्था में अनियमितता या विचलन द्वारा जो दोष उत्पन्न होता है उसे हम लोग बिंदु दोष कहते हैं। कोई हमारा क्रिस्टल है, अगर उसमें कोई अवयवी कण है, उसके आदर्श व्यवस्था में अगर हमको दिख रहा है कि उसमें अनियमितता आ रही है, यानी कि विचलन उत्पन्न हो रहा है, तो जो भी दोष उसमें उत्पन्न हो जाएगा तो उसी को हम लोग बिंदु दोष कहते हैं, ठीक है। अगला दोस्तों है टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें आप डबल टिक लगा लीजिए क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पेपर में जरूर पूछा जाता है। भाई टिंडल प्रभाव क्या है समझाइए। तो टिंडल प्रभाव में आप बताएंगे कि कोलाइडी विलयन को अंधेरे कमरे में रखकर उसमें से प्रकाश की किरणपुंज को प्रवाहित करते हैं तो प्रकाश की दिशा के लंबवत देखने पर उसमें एक शंकु जैसी आकृति दिखाई देती है। इसे, ठीक है, इस घटना को ही हम लोग टिंडल प्रभाव कहते हैं। ये एक हमने डायग्राम लिया हुआ है, इसी डायग्राम को आपको समझना है और पेपर में अगर आपसे टिंडल प्रभाव टिप्पणी पूछी है तो आप इसको बना के आ सकते हैं। भाई क्या है, देखिए एक कोलाइडी विलयन हमने इसको अंधेरे कमरे में रख दिया है और क्या है उसमें से एक प्रकाश किरण की पुंज को प्रवाहित करा रहे हैं। यहाँ से देखिए हम एक लाइट मार रहे हैं इसमें प्रकाश किरण पुंज, तो क्या हो रहा है, प्रकाश की दिशा के लंबवत देखें, अगर हम इस विलयन से यहाँ पर मार रहे हैं टार्च तो ऊपर से देखेंगे, यानी लंबवत यानी कि परपेंडिकुलर, प्रकाश इस तरह से जा रहा है तो हमको ऊपर से देखना है, कटोरे के ऊपर से, यानी जो बर्तन हमारा है उसके ऊपर से देखना है, लंबवत देखना है। तो लंबवत देखने पर लिखा है उसमें एक शंकु जैसी आकृति दिखाई देने लगी। यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ से जो लाइट रे जा रही है और यहाँ से ये परिवर्तित हो रही है, तो यहाँ पर हम लोग, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को एक शंकु जैसी आकृति दिखाई देगी, तो इसी घटना को हम लोग टिंडल प्रभाव कहते हैं या टिंडल प्रभाव के नाम से इस घटना को जाना जाता है, ठीक है। तो इसको भी पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपसे पूछी आ चुकी है, तो इसको नोट भी कर लीजिएगा साथ में, ठीक है। अगली दोस्तों हम लोग बात कर लें एंजाइम उत्प्रेरक। तो एंजाइम उत्प्रेरक क्या होते हैं आप बताएंगे इसमें, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में कोई एंजाइम उत्प्रेरक के रूप में कार्य करके अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है तो उसे एंजाइम उत्प्रेरक कहते हैं। बस सिंपल से आपको परिभाषा याद रखनी है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है एंजाइम उत्प्रेरक, यानी कि कहने का मतलब है किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो भी हमारा एंजाइम है वो उत्प्रेरक के रूप में जब काम करके अभिक्रिया को वेग को बढ़ा दे तो उसी को हम लोग एंजाइम उत्प्रेरक कहते हैं। सीधी सी बात है, आप इसको आराम से याद रख सकते हैं, ठीक है। अगला और मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई अपोहन क्रिया क्या होती है। अपोहन क्या होता है इसके बारे में आपको समझाना है, अपोहन होता क्या है और कहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। तो आपको बता दें, जब अशुद्ध साल को अर्ध पारेगम्य झिल्ली में भरकर जल से भरे पात्र में लटका दिया जाता है तो अशुद्धियाँ धीरे धीरे जल में विसरित हो जाती हैं तथा शुद्ध साल थैली में शेष बच जाता है। इस प्रक्रिया को ही हम लोग अपोहन कहते हैं। इसको भी मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है, इस डायग्राम से अगर आप समझने की कोशिश करें तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए अर्ध पारेगम्य झिल्ली में हमने एक अशुद्ध साल को भर के जल से भरे बर्तन में लटका दिया है, यानी कि ये बर्तन लिया हुआ है और ये जिसमें जल भरा है पूरा, और अर्ध पारेगम्य झिल्ली में अशुद्ध साल को भर के एक जल से भरे पात्र में लटका दिया है। तो अशुद्धियाँ जो होंगी वो धीरे धीरे क्या है जल में विसरित हो जाएंगी। जो भी इसमें अशुद्धियाँ होंगी वो अर्ध पारेगम्य झिल्ली से होते होते बाहर जल में विसरित हो जाएंगी और जो हमारा शुद्ध साल है वो हमारे थैली में बच जाएगा। जो पोटली हमने बांधी है उसमें हमारा जो शुद्ध साल है वो बच जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग भाई क्या कहते हैं, अपोहन क्रिया कहते हैं, ठीक है। 5 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा कि अपोहन क्रिया क्या होती है और एक डायग्राम भी बढ़िया साफ सुथरा इसी तरह से बना के आइएगा, ठीक है। अगली दोस्तों हम लोग बात कर लें
हार्डी-सुलज़ नियम। हार्डी-सुलज़ नियम क्या होता है, ये भी आपसे कभी कभी पूछा जा सकता है, 3 नंबर में पूछा सकता है, तो इसको आप बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा। हार्डी-सुलज़ नियम का स्टेटमेंट भाई क्या कहता है कि इस नियम के अनुसार किसी आयन की संयोजकता जितनी अधिक होती है, यानी कि कोई हमारा ऐसा आयन जिसकी संयोजकता जितनी अधिक होगी तो उसकी स्कंदन करने की क्षमता भी उतनी ही अधिक होती है। सीधे ठीक है, सिंपल सी बात है, यानी कि जिस आयन की संयोजकता जितनी अधिक होती जाएगी उसकी स्कंदन करने की क्षमता भी उतनी ही अधिक होगी। ये हमारा हार्डी-सुलज़ नियम का स्टेटमेंट कहता है। यानी कि यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल से आप बता सकते हैं, एल्युमिनियम लिया है, बेरियम लिया है और साथ में सोडियम लिया गया है। एल्युमिनियम की संयोजकता भाई कितनी है 3+, बेरियम की कितनी है भाई 2+, और सोडियम की कितनी है भाई 1+। यानी सोडियम की जो संयोजकता होती है 1 है, बेरियम की 2 है और एल्युमिनियम की 3 है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा संयोजकता आप देख सकते हैं एल्युमिनियम की है, तो सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम की संयोजकता होगी, यानी कि स्कंदन करने की क्षमता सबसे ज़्यादा इसकी होगी, उसके बाद इसकी होगी और उसके बाद सबसे लास्ट में स्कंदन करने की क्षमता किसकी होगी, इसकी होगी, सोडियम की। तो सबसे अधिक स्कंदन करने की क्षमता भाई हमारे एल्युमिनियम की होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा हार्डी-सुलज़ नियम का स्टेटमेंट था। आप एग्जाम्पल के थ्रू एक समझा सकते हैं ताकि एग्जामिनर को बेटर तरीके से समझ में आ सके और आपका एक भी नंबर इससे नहीं कटेगा। अगर आप इसी तरह सारे लिख के आएंगे जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है और साफ साफ लिखिएगा दोस्तों, कोशिश करिएगा कोई भी आपको क्वेश्चन नहीं छोड़ के आना है। आपकी स्टेप वाइज मार्किंग भी होती है, या अगर आप जितना भी लिख के आएंगे आंसर तो आपको उतना नंबर दिया जाएगा। भाई अगर एक आंसर जो है वो 6 लाइन का है, अगर उसमें 2 लाइन या 3 लाइन लिख के आ रहे हैं तब भी आपको उस हिसाब से नंबर दिया जाएगा, यानी कि 0 नंबर तो आपको उस क्वेश्चन में नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ आपको जरूर दिया जाएगा। तो कोशिश करनी है आपको कुछ भी छोड़कर नहीं आना है, पूरी कॉपी भर के आनी है, पूरे क्वेश्चन करके आने हैं। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसको अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके फ्रेंड्स की भी हेल्प हो सके। तो फ्रेंड्स बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।